हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने बायोलॉजी की क्लास के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, आशीष सर के मार्गदर्शन में क्लासेस चल रही हैं। आप हर रोज़ एक नया टॉपिक एक नए सर से पढ़ते होंगे, ज़रूर पढ़ते होंगे। मेरा आपसे अनुरोध भी रहता है हर लेक्चर में कि आप पढ़ाई अवश्य करें। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, जितना आप उससे स्नेह लगाएंगे उतना वो भी आपसे स्नेह लगाएगी। इसलिए अगर आपको आगे अपने जीवन में संघर्ष से पार निकल कर एक अच्छा जीवन पाना है तो उसके लिए आपको निरंतर पढ़ाई करनी होगी। बच्चों देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है। क्योंकि आप जानते हैं हमने सेल टॉपिक उठाया था, जो कि बहुत बेसिक टॉपिक है बायोलॉजी का। बेसिक भी है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसलिए तो मैंने सेल टॉपिक को लिया। सेल कंप्लीट हो गया है, सेल की सारी बातें हमने कर ली है पिछले लेक्चर्स में। आप हमारे वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। और आज का टॉपिक हमने लिया है न्यूक्लियस। क्या लिया बच्चों? न्यूक्लियस। देखिए हमने बोर्ड पर लिखा है न्यूक्लियस। अब इसकी हिंदी भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें समझना भी है, हमें लिखना भी है। लिखने से याद आया, मुझे आशा है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, ज़रूर बैठे होंगे। आपको हर एक बात नोट करनी है, समझनी भी है, साथ के साथ आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। क्योंकि समय के अनुरूप हमको चलना है, अपने आप को ऐसा बनाना है कि समय के साथ हमारी सारी चीज़ें हमें ज़रूर मिले। ठीक है, देखिए आज का टॉपिक क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। क्योंकि हमने बताया था सेल, कोशिका के बारे में हमने सारी बातें की। तो उस कोशिका के अंदर एक मिडिल में, मतलब बीच में, किसके किसके बीच में बच्चों? सेल। अब यहाँ लिखो कोशिका, मतलब सेंटर पे जो है, सेंटर पे एक संरचना पाई जाती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसका होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम हिंदी में केंद्रक कहते हैं। अब जैसा कि आप जान रहे हैं, इसका नाम लिखा है केंद्रक। इसमें आया है केंद्र। केंद्र मतलब क्या होता है? सेंटर। सेंटर, ये वो भी सेंटर है जो हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, वही सेंटर है। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर सारी गतिविधियों का मुख्य स्रोत हो, उस पॉइंट को हम लोग न्यूक्लियस कह सकते हैं। चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, कोई भी सेल हो, उसमें हमें न्यूक्लियस ज़रूर मिलता है। जैसे हमारी शरीर का, अगर हम बाहरी तौर से देखें तो हमारी जो नैवेल, जिसको नाभि कहते हैं, वो हमारे शरीर का बिल्कुल बीचों बीच पोर्शन है। मतलब एक ऐसा चीज़ जो हमारे बॉडी के फंक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। बिना न्यूक्लियस के कोई भी सेल कंप्लीट नहीं होती है। अब एक जो बात मुझे आपसे करनी है वो ये है कि न्यूक्लियस मतलब केंद्रक की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज अगर आपको याद हो तो हमने जब सेल के बारे में बताया था तो ये ज़रूर बताया था, रॉबर्ट हुक एक नाम लिया था, एक नाम एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक भी लिया था। क्योंकि रॉबर्ट हुक का नाम सेल में लिया था तो उसी से मिलता जुलता नाम न्यूक्लियस की खोज के साइंटिस्ट का है। उनका भी नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, इनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। और इस न्यूक्लियस की, इस केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने बच्चों ऑर्किड प्लांट
मतलब आर्किड के पौधे में की थी। ऑर्किड के पौधे में न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन साहब ने की थी। उनको आर्किड के प्लांट में ये बात पता चली कि हर सेल के, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक मिलता है। अब अगर हम एक लाइन लिखें इसके बारे में, चूँकि आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो लिखना बहुत ज़रूरी है। एक पॉइंट यहाँ लिख लीजिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोशिका द्रव्य। अब देखिए कोशिका द्रव्य आ गया, मतलब सेल साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, मतलब एक प्रकार से लिक्विड। जो सेल के अंदर लिक्विड होता है, उस लिक्विड में एक न्यूक्लियस नाम का सेंटर होता है, मतलब केंद्रक होता है जिससे चीज़ें गवर्न होती हैं। तो यहाँ एक पॉइंट लिखिए आप लोग, कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल व गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियस मतलब केंद्रक कहते हैं। क्या है बच्चों? कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल व गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, इस लाइन को आप पढ़िए। इस लाइन में आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझ में आ रही होगी। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें लिखा है इसमें क्या लिखा है बच्चों? इसमें लिखा है कि एक बड़ी गोल व गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियस, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो न्यूक्लियस का शेप भी जो है यहाँ बता दिया गया कि एक बड़ी, चाहे सेल कौन सा भी हो, प्लांट हो या एनिमल सेल हो, ठीक है, प्लांट हो या एनिमल्स, एक बड़ी गोल मतलब राउंड जरूर होनी चाहिए। इसकी आकृति के बारे में बच्चों यहाँ एक नोटिफिकेशन एक प्रकार से पता चल गया हमें कि गोल जरूर होनी चाहिए। मतलब कोई भी सेल हो, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल, कोई भी सेल हो, लेकिन न्यूक्लियस जब भी होगा, केंद्रक जब भी होगा, वो राउंड शेप का होगा। कौन सा शेप का होगा बच्चों? राउंड शेप का। वह गाढ़ी संरचना पाई जाती है। गाढ़ी इसलिए कि आप जानते हैं लिक्विड में कोई भी चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक अगर रखी गई तो डिजॉल्व भी हो सकती है। इसलिए यहाँ इस बात पर इसने फोकस किया कि गाढ़ी, इसलिए भी गाढ़ी क्योंकि ये न्यूक्लियस जो है बच्चों, ये हर सेल ऑर्गेनेल के सेंटर में होता है और ये बिल्कुल एक समान सब में होता है। मतलब न्यूक्लियस एक ही जैसा सब में होता है, उसकी संरचना ये सेम, ये जो लाइन लिखी है बच्चों, ये लाइन सब में सेम बात होती है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है बच्चों? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। अब केंद्रक का मतलब हमने समझाया कि सेंटर पर, कोई चीज़ सेंटर मतलब जहाँ से चीज़ें गवर्न होती हैं, मिडिल में। ठीक है, सारी गतिविधियों का मुख्य स्रोत हो, ये एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, ह्यूमन सेल हो, कोई भी सेल हो, ह्यूमन सेल भी लिख दीजिए, उसमें क्या है, ह्यूमन सेल, सब में एक जो
सेल का साइटोप्लाज्म होता है, एक प्रकार से सेल का साइटोप्लाज्म, उसके बीच में एक बड़ी गोल व गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये साइंटिस्ट हैं, आप लोग के एग्जाम में अक्सर छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं फैक्ट के तौर पे, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि न्यूक्लियस की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किस प्लांट में की थी? तो प्लांट का नाम है आर्किड, ठीक है, आर्किड। यहां तक बच्चों आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम बोर्ड को साफ करते हैं, या ऐसा करते हैं कि हम उधर लिखते हैं। देखिए एक पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं कि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। एक प्रकार से फैक्ट है ये, फैक्ट। आपको फैक्ट याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। आप लोग के एग्जाम में फैक्ट भी पूछ लेता है, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो बच्चों समझ गए आप, न्यूक्लियस से संबंधित ये बातें थी जो मुझे बतानी थी। अभी हम इसके आगे चलेंगे, जरूर चलेंगे इसके आगे। देखिए वैसे तो सब में, हर सेल में अगर हम देखें तो हर सेल में या प्रत्येक बॉडी में, या प्रत्येक बॉडी भी कह सकते हैं, वैसे बॉडी से अच्छा यही है कि एक प्रकार से हम ये बातें लिखें कि हर जीवित सेल में, हर जीवित कोशिका में, हर जीवित कोशिका में अक्सर, हर जीवित कोशिका में अक्सर बच्चों एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस। ऑलवेज कह सकते हैं, या इसको यहाँ लिख देते हैं अक्सर। अक्सर आप समझते हैं, मतलब ऑलवेज भी नहीं, लेकिन फिर भी प्रायः अक्सर हर जीवित कोशिका में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन किसी कोशिका में एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस हो सकते हैं। मतलब क्या है कि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, एक मेन बातें हो गई। दूसरी मेन बात, हर जीवित कोशिका में एक न्यूक्लियस तो होता ही है, चूंकि वो जीवित है, उसके जो फंक्शन है उसे उसको करना है, उस फंक्शन को करने के लिए न्यूक्लियस का रिक्वायरमेंट है, केंद्रक जरूरी है। लेकिन फिर भी एक फैक्ट ये है कि किसी कोशिका में एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जैसे सेल पढ़े, सेल के टाइप पढ़े, उसी तरीके से हम लोग न्यूक्लियस पढ़े। अब न्यूक्लियस के कुछ टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। आप तब तक लिख लीजिए, मैं आपको समय देता हूं लिखने का। आज का टॉपिक है न्यूक्लियस। चूँकि सेल से संबंधित हमने सारी बातें कर ली थी, तो मुझे लगा कि आज हम एक नया टॉपिक ले सकते हैं। आज बच्चों गणपति बप्पा मौर्य, जैसा कि आपने एक शब्द सुना होगा, गणेश जी की स्थापना, खास करके ये जो त्यौहार है गणेश उत्सव, बॉम्बे में मतलब मुंबई में ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। फिर भी पीसीएस मार्गदर्शक की ओर से मैं आप सभी को इस गणपति उत्सव को, एक प्रकार से गणेश चतुर्थी कह लीजिए, गणपति बप्पा मौर्य की खुशी कह लीजिए, उसकी मैं आप लोग को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, ठीक है। हाँ, गणपति से एक बात याद आई, वो प्रथम पूज्य थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत सही तरीके से किया। तो आपको भी इस बात का ख्याल रखना है बच्चों
कि आपको अपने दिमाग का, अपने ब्रेन का यूटिलाइजेशन बहुत सही करना है, जिससे हमें लक्ष्य की प्राप्ति जरूर हो। ठीक है, अब इसको हम रब करते हैं। अब देखिए बच्चों क्या है, अब ये है कि अब हम लोग केंद्रक के भाग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? केंद्रक के भाग। मतलब अब केंद्रक के भाग क्या है बच्चों? क्या है? न्यूक्लियस के पार्ट। क्या है? पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के भाग। ठीक है बच्चों, देखिए केंद्रक के भाग के नाम क्या क्या हैं। आपको नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, याद भी होना चाहिए लिखने के साथ साथ। जब आप लिखते हैं तभी आपको चीज़ें याद होती हैं, मेमोरी में आती हैं। तो पहला है केंद्रक कला। अब भाई केंद्रक है तो केंद्रक कला होगा, बिल्कुल सही बात है बच्चों। दूसरा केंद्रक द्रव्य। दूसरा क्या है? केंद्रक द्रव्य। तीसरा क्या है बच्चों? केंद्रिका। केंद्रिका, ठीक है। और चौथा है बच्चों क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड को धागा कहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्रोमैटिन धागा। मतलब क्या है? पार्ट ऑफ न्यूक्लियस पढ़ने चल रहे हैं बच्चों। न्यूक्लियस हो गया है, न्यूक्लियस के बारे में हमने बता दिया आपको सारी बात, आपने नोट भी कर लिया होगा। अब हम लोग केंद्रक के भाग पढ़ रहे हैं, पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के पार्ट क्या क्या हैं? तो न्यूक्लियस के पार्ट बच्चों केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमैटिन धागा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी यहाँ लिखते हैं, इसलिए इस बात को हम यहाँ से हटाते हैं। पार्ट ऑफ न्यूक्लियस तो आप समझ ही गए हैं। मतलब केंद्रक कला क्या होता है बच्चों? केंद्रक कला याद करिए क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक द्रव्य क्या होता है बच्चों? केंद्रक द्रव्य क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। केंद्रिका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोलस। लियोलस, ठीक है। और ये तो क्रोमैटिन थ्रेड है, इसको आप इंग्लिश में लिख लीजिए, क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक है। न्यूक्लियस के भाग कौन कौन से हैं बच्चों? केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, क्रोमैटिन धागा। इसी तरीके से आप लोग भी अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे सेल बहुत बेसिक टॉपिक है बायोलॉजी का, बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से सेल के अंदर न्यूक्लियस ये भी बहुत अहम रोल रखता है अपने जीवन में। अब इन चार बातों को भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि पहले आपको ये बता दें, केंद्रक के कार्य बता दें, तब इन बात को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग आशा करते हैं लिख लिए होंगे। इसको हम बोर्ड को साफ करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों जो हो रहे हैं, इन पर आपको फोकस बनाए रखना है। पहले हम यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि केंद्रक के कार्य। देखिए यहाँ इसको भी हम हटाते हैं, पहले इसको भी हम बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। केंद्रक के कार्य मतलब जो हम न्यूक्लियस
बार बार बोल रहे हैं शब्द न्यूक्लियस न्यूक्लियस, तो इस न्यूक्लियस के काम क्या हैं, सेल के अंदर वो कौन से काम करता है न्यूक्लियस, इन बातों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक एक करके समझेंगे, पहले लिखेंगे फिर समझेंगे। आप लोग भी पहले अपनी कॉपी में लिखते चलिए फिर समझते चलेंगे। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, कोशिका की रक्षा करता है। एवं क्या है बच्चों, एवं कोशिका विभाजन में भाग लेता है। इसको लिखिए, देखिए अभी हम आपको एक बात बता रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें न्यूक्लियस के बारे में, तो न्यूक्लियस के बारे में क्या लिखा था कि प्रत्येक जीवित कोशिका में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ये तो पढ़े आपने। और एक बात और पढ़ा आपने, एक से अधिक न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। ये दो बात आपने पढ़ा, लेकिन एक बात जो मैंने आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, इस लाइन को समझाने के लिए मुझे एक और बात आपको याद दिलानी, वो ये है कि आपने पढ़ा कि कोशिका द्रव्य के बीच में एक गोल गाढ़ी बड़ी संरचना मिलती है या पाई जाती, जिसे केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ी, जैसे कोई चीज यहाँ लिखा था बड़ी, फिर से लिख देते हैं गोल गाढ़ी। ये तीन बात से आज हम लोग को संबंध रखना है, बड़ी गोल गाढ़ी। अब बड़ी है तो भाई जब वो पहली बात सेल के सेंटर पर है और गोल है गाढ़ी है, तो उसका एक काम क्या है, बड़ी होने के नाते एक काम तो यह है ना कि रक्षा करे। जैसे कोई बड़ा छोटे का संरक्षण करता है, उसी तरीके से ये कोशिका केंद्रक क्या करती, कोशिका की रक्षा करती है। केंद्रक के पास ही पहले सारे मैसेज आते हैं, चाहे किसी भी तरीके के मैसेज हों या कोई भी ट्रांसमिशन का काम हो। तो कहने का मतलब एक प्रकार से जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर कौन सा है, केंद्रक। ट्रांसमीटर कह लीजिए या एक प्रकार से कह लीजिए कि संरक्षण। तो केंद्रक का काम क्या है, कोशिका की रक्षा करता है बच्चों, और कोशिका विभाजन में भाग लेता। आपने देखा होगा सेल डिवीजन में न्यूक्लियस ही तो डिवाइड होता है। इसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन अब यहाँ आ गया कोशिका विभाजन, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है एवं कोशिका विभाजन में भाग लेता है। ठीक है, अब केंद्रक है तो इसका एक काम और भी है। क्या काम है, ये कोशिका के अंदर, फिर से लिखे बच्चों एक लाइन, कोशिका के अंदर होने वाली सभी मेटाबॉलिज्म कह लीजिए, वही उपापचयी क्रियाएं एवं रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या है बच्चों, कि कोशिका के अंदर होने वाली सभी मेटाबॉलिज्म या रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिज्म वही उपापचयी क्रियाएं, इसके बारे में बता दूं, उपापचयी क्रियाएं। ठीक है, अब भाई जब न्यूक्लियस सेल के सेंटर पे है, तो जब कोई चीज़ किसी के सेंटर पर होता है, जैसे मान लीजिए जो दिल्ली है, दिल्ली देश की राजधानी है, तो दिल्ली सेंटर है। तो सेंटर का मतलब ये होता है कि जहाँ पर सारी चीज़ों का
एक मिलाप होता है, मतलब कि एक प्रकार से जैसे ट्रेन किसी जंक्शन पर रुकती है, एक स्टेशन पर रुकती, तो उस स्टेशन पर रुकने का क्या पर्पज है कि वहाँ से उसको आगे की इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस साइड जाना है, किस पटरी पर जाना है, कैसे जाना है। उसी तरीके से सेल के अंदर एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसको सारी बातें पता होती है। तो उससे मिलजुल कर जो सेल के और डिफरेंट ऑर्गेनेल हैं वो अपने अपने न्यूक्लियस से इन बातों को साझा करते हैं कि आगे सेल का फंक्शन किस तरीके से हमें करना है, जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाएं या जो केमिकल रिएक्शन एक प्रकार से हमारी बॉडी में हो रहा है, श्वसन, जैसे सांस ले रहे हैं, खाना खाते हैं, खाना पचता है, उन सारी जो एक मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है उनको अच्छे से कंडक्ट कराने का जिम्मा किसका है बच्चों? केंद्रक का, न्यूक्लियस का। सोचिए सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल, उसमें भी एक न्यूक्लियस, मतलब आप देख रहे हैं कि कितनी छोटी चीज का भी हमारे जीवन में महत्व है। कितनी भी छोटी चीज हो लेकिन उसका अपने जीवन में बहुत महत्व होता है। इसलिए जब हम छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं तो वो बड़ी गलती बनती है, जो आगे चलकर हमारे पथ में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक, जिसको कहते हैं एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इसलिए उन छोटे छोटे चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान दें, उन छोटी छोटी बातों को आप तवज्जो दें, जिससे आपके जीवन में आगे चलकर किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से सलूशन निकल सके। कुछ वहाँ भी लिख देते हैं, फिर रब करते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि इसी न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर बच्चों, केंद्रक के अंदर ही गुणसूत्र समझते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यही गुणसूत्र जो कि आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। यही जब सेल डिवीजन होता है तो यही क्रोमोसोम, अगर XX है तो लड़की, XY है तो लड़का, XX और XY, यही तो है गुणसूत्र के विभाजन में। क्रोमोसोम, केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वही तो विभाजन के समय रोल प्ले करता है कि आगे जो जीन होगा, जो जीन ट्रांसफर होगा, जीन का जो ट्रांसफर होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र क्या होता है बच्चों? यही गुणसूत्र, यही क्रोमोसोम जो है यही तो ट्रांसफ़र होता है। तो हमें पता चलता है कि बेबी बॉय है या गर्ल। अब सोचिए, सेल की सारी बातें आप जानते हैं। न्यूक्लियस मतलब सेल का कितना बड़ा रोल है हमारे शरीर में तो है ही, लेकिन उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसका कितना बड़ा रोल है। और उस न्यूक्लियस के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, उनका मतलब कि आप एक चीज़ देख रहे हैं कि हमारे शरीर में भी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है उनको और अंदर रखा गया है। मतलब जो जितनी ज़्यादा कीमती चीज़ें होती हैं उन्हें हम बहुत ज़्यादा संरक्षण में रखते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ऐसी जगह पर रखते हैं जिससे वो बिल्कुल सुरक्षित रहे और समय पर काम आ सके। अब देखिए, अब एक सेल होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम पाए जाएंगे। जब सेल डिवाइड होता है तो सेल डिवीजन में हमने बताया न्यूक्लियस ही तो डिवाइड होता है। सेल डिवीजन में क्या होता है?
सेल तो डिवाइड होती है, चलिए सेल डिवीजन में सेल डिवाइड होती है, बात सही है, लेकिन सेल के डिवाइड के साथ साथ न्यूक्लियस भी तो डिवाइड होता है बच्चों। और उस न्यूक्लियस के डिवीजन के साथ ही जो उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, मतलब गुणसूत्र होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। और वही जो ट्रांसफ़र होने के बाद जो एक बॉडी बनती है, जो भी एक संरचना, बॉडी का मतलब यहाँ संरचना से है बच्चों। इस सेल चैप्टर में बॉडी का मतलब संरचना से है, बॉडी का मतलब शरीर से तो है, लेकिन इस चैप्टर में खासकर संरचना से है। तो वो संरचना फिर बनती है कि यक्स एक्स है तो लड़की होगी, यक्स वाई है तो लड़का होगा, ठीक है, यक्स वाई बॉय और एक्स एक्स गर्ल, ठीक है। देखिए कितनी ज़रूरी चीज़ है, बताइए, सेल तो ज़रूरी है ही, सेल के साथ न्यूक्लियस की भी कितनी ज़रूरत है हमें। अब कुछ बात कर लेते हैं कि इस केंद्रक में क्या पाया जाता है जिसकी वजह से सारे फंक्शन हो पाते हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे सेल प्रॉपर फंक्शन कर पाता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर वो कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं जिनसे सेल प्रॉपरली फंक्शन कर पाता है। आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको जो है क्लीन करता हूँ बोर्ड को, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आप एक बार लेक्चर के बाद, किसी भी लेक्चर के बाद एक बार आप उसी सब्जेक्ट के उसी टॉपिक को गो थ्रू कर लिया करिए, और जब आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपके ब्रेन में सेट हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, हमारा ब्रेन ऐसा है कि आप एक बार, दो बार, तीन बार जब किसी चीज़ से आप अवगत होते हैं, लगातार आप उससे जुड़ते हैं, तो आपके ब्रेन में वो चीज़ बरसों बरस के लिए सेट हो जाती हैं। लेकिन हाँ, साथ ही साथ उन्हें बीच बीच में आप उसे रिवाइज करते रहें। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे बच्चों तो भूल जाएंगे, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी। स्टडी तो ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है तो बात सही है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन, पुराना याद होना चाहिए, नए से उसको रिलेट करने आना चाहिए, तभी तो चीज़ें हमारे ब्रेन में लंबे समय तक सेट होंगी। क्योंकि हमारे यहाँ तो कनेक्शन है भाई, हमारे यहाँ तो रिलेशन है, कनेक्टिविटी है, ठीक है बच्चों। बोर्ड क्लीन करते हैं एक बार। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक विद्या बांटने का प्रयास करें, मतलब और लोगों तक इसे बढ़ाएं, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ और नोट कर लेना चाहिए, आपको अपने कॉपी में ज़रूर नोट करना चाहिए। केंद्रक के पदार्थ, मतलब इस केंद्रक के अंदर है क्या, न्यूक्लियस के अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे सेल का फंक्शन इतना अच्छा हो जाता है, उनको भी जानना ज़रूरी है। तो बच्चों देखिए, प्रोटीन, अब आप जानते हैं प्रोटीन कितना है बच्चों इसमें, 70%। फास्फोलिपिड बच्चों कितना है, फास्फोलिपिड ये कितना है, 3 से 5%, 3 से 5%। डीएनए और आरएनए, जो कि इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए ही तो जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर होता है बच्चों, और ये आरएनए क्या है, आरएनए तो मैसेंजर है। डीएनए इसमें होता है बच्चों 10% और आरएनए 2 से 3%। ये बात आपको जानना जरूरी थी। प्रोटीन, फास्फोलिपिड, डीएनए, आरएनए के वजह से ही हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो इतना अच्छा काम कर पाता है।
अब थोड़ा सा हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमने 4 भाग लिखे थे, अब हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। पहला लिखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप लोग बच्चों टॉपिक हेडिंग डालिए, आप लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या लिखे थे हम लोग? केंद्रक कला। कुछ बेसिक बात कर लेते हैं इनके बारे में भी। यह मतलब केंद्रक कला लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपो शब्द लिपिड से आया, आपको हमने पहले भी बताया है। और प्रोटीन तो आप जान ही रहे हैं, यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और क्या बात है बच्चों? अब देखिए, बहुत बेसिक बात करें तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, जो हमने पहले आपको बताया था सेल के लेक्चर में। तो अब प्रो मतलब प्रिमिटिव कैरियन, मतलब न्यूक्लियस। जब इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, मतलब एक प्रकार से इस केंद्रक कला पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक कला यूकैरियोट में होती है, लेकिन इसमें अविकसित लिख सकते हैं, अविकसित। ठीक है, इसमें अविकसित या होती ही नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, होती ही नहीं है। ये बेसिक बात है कि यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है, ठीक ढंग से आपको बताया था मैंने, और प्रोकैरियोट में नहीं होता है। ये तो आप जान ही रहे हैं, ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अब जो केंद्रक कला है बच्चों, ये सेल के चारों तरफ एक झिल्ली जैसा आवरण बनाती है, आवरण बनाती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ रेड कलर से ऊपर लिखा। सेल के चारों तरफ एक झिल्ली जैसा आवरण बनाते हैं, उसी को हम लोग केंद्रक कला कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यूकैरियोट में पूरी तरीके से विकसित होती है, प्रोकैरियोट में अविकसित होती है। ये बहुत बेसिक बात है, आप जान भी रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे हमने न्यूक्लियस लिखा था, आप लोगों ने अगर लिख लिया होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग भी सही कर लीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला। ठीक है, अब बोर्ड को क्लीन करते हैं। अब एक नई बात लिखते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म अब देखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? वही बात है, अगर आप इसको ध्यान से समझे, न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा, मतलब एक प्रकार से जो लिक्विड होता है, द्रव्य, उसी को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के भीतर या अंदर भी कह सकते हैं, न्यूक्लियस के भीतर जो लिक्विड पाया जाता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये भाई जैसे इसका नाम है उसी से बना है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी होती है। न्यूक्लियो प्रोटीन से बनी होती है, न्यूक्लियो प्रोटीन से बनी होती है। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है,
क्रोमैटिन थ्रेड होता है। जो बातें हमने अभी लिखी थी वो बातें फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन के धागे होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं, और एंजाइम के साथ साथ क्या होता है बच्चों, खनिज लवण, मतलब कुछ मिनरल होते हैं। खनिज लवण मतलब कुछ मिनरल होते हैं, एक प्रकार से साल्ट्स होते हैं, और आरएनए और राइबोसोम भी इसमें होता है। राइबोसोम भी पाए जाते हैं। यही बेसिक बात है न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में कि न्यूक्लियस के भीतर, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड है उसके अंदर जितने भी सबस्टांस डिजॉल्व हैं उनको मिलाकर हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या है बच्चों, यहाँ देखिए लिखा है इसमें न्यूक्लियस, क्रोमैटिन थ्रेड, कुछ एंजाइम और खनिज लवण, आरएनए और राइबोसोम भी पाए जाते हैं बच्चों। तभी तो ये फंक्शन करेंगे, सेल के साथ ए 1-to-1 कनेक्शन रखेंगे। आप लोग बच्चों लिखते रहा करिए साथ साथ। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आती है तो आप एक बार गो थ्रू जरूर किया करिए, फिर से लेक्चर को देख लिया करिए, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। ये बहुत बेसिक चैप्टर है सेल, इसीलिए मैं बहुत आराम से एक एक बातों को समझाते हुए चल रहा हूँ, जिससे बेस जब अच्छा बना होता है तभी जो है नींव जब मजबूत होता है तभी मजबूती आती है, इसीलिए नींव मजबूत होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये इसमें छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिनको जानना जरूरी है, बस ये बहुत ज़्यादा टफ है भी नहीं। जैसा कि हमने बताया बायोलॉजी कोई बहुत हार्ड सब्जेक्ट तो होता नहीं है, आप जितना इससे गो थ्रू होते जाएंगे उतना आपको ये चीज़ याद आती जाएगी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है, इसका पार्ट है न्यूक्लियोलस। देखिए बच्चों, न्यूक्लियोलस, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको जब आप इनसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, देखो केंद्रिका, इसका नाम क्या है, केंद्रिका, कंफ्यूज मत होएगा। न्यूक्लियस, केंद्रक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या नाम है, केंद्रक कला, और अब ये न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ सकते हैं बच्चों, आप बताइए इसमें क्या होगा। अब जैसे आपने देखा सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भी मतलब एक प्रकार से न्यूक्लियस के चारों तरफ जो लिक्विड है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, लेकिन उस न्यूक्लियस के अंदर भी एक पार्ट होगी केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, मतलब उसका भी एक और स्मॉलेस्ट पार्ट आप समझ लीजिए। ये सीधे केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य के संपर्क में होती है। क्यों क्यों होती है, क्योंकि इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती। भाई जब झिल्ली नहीं पाई जाती, वही झिल्ली, वही मेम्ब्रेन ही तो एक दूसरे से एक डिफरेंस पैदा की है। जब वो झिल्ली नहीं होगी तो ये जो लिक्विड होगा उसके संपर्क में होगी, मत किसके, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होगा उसके संपर्क में होगी। वही बातें हैं, न्यूक्लियोलस
प्रोकैरियोट में एब्सेंट। जब भाई प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस ही नहीं होता है या होता भी है तो अविकसित होता है, तो फिर न्यूक्लियोलस कहाँ से उसमें आ जाएगा? किस में पाया जाता है? ओनली यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में मिलता है। लेकिन हाँ, एक बात जो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये कोशिका विभाजन के समय गायब हो जाती है। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना कि गायब हो जाती। गायब मतलब ये अपनी संरचना को खो देती है, ये कहना चाहिए। खो देती, गायब होने का मतलब ये नहीं कि कहीं चली गई, ये अपनी संरचना को ही खो देती है। मतलब जैसे विकास में विनाश छुपा हुआ है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि भाई जब विकास होता जाता है तो हम आधुनिकता की तरफ जैसे जैसे छोड़ते हुए भौतिकता की तरफ, आधुनिकता की तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम जैसे पुरानी चीज़ों से अपने आप को दूर करते जा रहे हैं। तो एक वही बात है कि जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के समय ये जो संरचना बनती है न्यूक्लियोलस, ये संरचना एक प्रकार से डिजॉल्व हो जाती है। किसमें? आगे की जनरेशन से जो संबंधित सेल बनेगी उसमें चली जाती है। उसीलिए लिखा है कि कोशिका विभाजन के समय गायब हो जाती है। गायब का मतलब ये अपनी संरचना को खो देती है। एक प्रकार से ये कहना चाहिए कि ये अपना प्राण समझ लीजिए न्यौछावर कर देती है कि आगे की जनरेशन को जीवन अच्छा मिल सके। अब वही बातें जो बात उसमें की थी, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए कितना होता है, इसमें भी वही बातें करना। प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, यही बात इसमें भी करनी है। प्रोटीन यहाँ बच्चों 85% मतलब 85%, आरएनए 10% और डीएनए 5%। अब आप देख लीजिए जो चीज़ जितनी छोटी होती जा रही वैसे वो जीन की चीज़, क्योंकि डीएनए जो होता है बच्चों, डीएनए जेनेटिक लेवल पर काम करता है। तो डीएनए खुद इतना छोटा होता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ मिलती हैं। तो अब जब भाई संरचना ही बहुत छोटी है तो उसके अंदर की जो जेनेटिक मटेरियल होंगे वो खुद बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है डीएनए 5%, आरएनए 10% और प्रोटीन 85%। ठीक है बच्चों, इनको आप नोट करिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए आज के दिन मैंने इस टॉपिक को लिया। मैंने सोचा कि काफ़ी दिन से आपने सेल को अपने मन मस्तिष्क में पढ़कर समझकर बिठा लिया होगा। तो मैंने सोचा कि आज हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे, न्यूक्लियस। तो इसलिए आज हमने न्यूक्लियस की बात की। अब आप सेल के जो पॉइंट्स हमने बताए लिखवाए उनको आप न्यूक्लियस से कनेक्ट करते हुए पढ़िएगा, आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। ये ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना जो है इससे स्नेह लगाएंगे उतना आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ एक प्रकार से वो बना लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलती है, क्रॉस बना लीजिएगा कि प्रोकैरियोट में नहीं मिलती है या एकदम न के बराबर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आगे जो एक पॉइंट बचा है क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड की बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों।
क्रोमैटिन थ्रेड। अब देखिए, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अगल बगल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, क्या क्या चीज़ें, उन डीएनए के अंदर भी एक क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम के अंदर बच्चों क्रोमैटिन। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना जो है डीप स्टडी हमें बायोलॉजी में करनी पड़ती है। बायोलॉजी में आप डीप स्टडी करें ज़रूर। डीप स्टडी, जब तक आप बायोलॉजी को गहनता से नहीं पढ़ेंगे आपको बहुत कम समझ में आएगी। लेकिन हाँ, मैं जैसे अक्सर हर लेक्चर में कहता हूँ कि बायोलॉजी बहुत ही इजी सब्जेक्ट भी है, लेकिन अगर आप इजीनेस के रास्ते पर चलते चलते किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो आपके लिए आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब देखिए, क्रोमैटिन या क्रोमैटिन थ्रेड क्या है। अब आप जानते हैं कि पतले पतले धागे की एक संरचना होती है, एक संरचना होती है पतले पतले धागे की। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, सब कुछ। उसमें एक थ्रेड की संरचना पाई जाती है, एक प्रकार से ऐसे, ठीक है। इस तरीके की जो संरचना पाई जाती है उसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। अगर हम आसान चित्रण करें तो एक प्रकार से ऐसा कुछ एक्स शेप में कह सकते हैं कि यही आगे चल के क्रोमैटिन जब एक दूसरे में संलिप्त होती है, एक दूसरे से मिलकर, एक पॉइंट यहाँ लिख लीजिए, नहीं भूल जाएंगे, एक दूसरे से मिलकर, कौन मिलकर बच्चों? क्रोमैटिन के एक एक धागे एक दूसरे से मिलकर जो संरचना बनती है उसे हम क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। या मतलब एक प्रकार से थ्रेड, क्या यहाँ पे हम लोग उसको क्रोमैटिन जालिका, नेट कह सकते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसे हम क्रोमैटिन नेट कहते हैं, जालिका। क्रोमैटिन तो आप समझ ही रहे हैं, क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने हर पॉइंट को समझाते हुए एक बात जरूर कही कि सेल डिवीजन, तो क्रोमैटिन थ्रेड का भी बच्चों सेल डिवीजन में बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है? कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के टाइम, शार्ट में समझते हैं हम लोग, सेल डिवीजन के टाइम ये जो आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग होकर या पृथक होकर छोटे मोटे भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, छोटे मोटे हो जाते हैं। छोटे मोटे का मतलब, अब देखिए फिर वही बात है, सेल कितना छोटा, उसके अंदर न्यूक्लियस कितना छोटा, न्यूक्लियस के अंदर के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की चीज़ें वो कितनी छोटी। तो इसलिए जितना भी आप स्मॉल साइज की चीज़ देखते हैं वो हमारे जीवन में बहुत रोल प्ले करती हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हमारे शरीर के भीतर कब एंट्री कर जाते हैं, कब हमें डिजीज़ दे देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए उनसे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। हर छोटी चीज़ से छोटे मोटे हो जाते हैं जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। इन्हीं को तो हम गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम, यही तो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है। जब क्रोमैटिन थ्रेड आपस में अलग होकर एक एक संरचना, एक एक धागे के रूप में संरचना बनाते हैं, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये जो क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन बच्चों न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है।
अब एक जो बहुत बेसिक बात है उसको हम यहाँ लिख देते हैं कि क्रोमोसोम में बच्चों क्या होता है, क्रोमोसोम में ये जो क्रोमोसोम लिखे हैं यहाँ, चलिए इसको हम हिंदी में अब लिखते हैं। क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन मिलती है बच्चों, हिस्टोन नाम की एक प्रोटीन मिलती है, हिस्टोन प्रोटीन मिलती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये फैक्ट की बात है। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ना बच्चों, ये हिस्टोन, ये एसिडिक अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, एसिडिक अमीनो एसिड। अच्छा एसिडिक बोल दिया हमने, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ लिखना चाहिए था हमको, बेसिक लिखना चाहिए था, और हमने बोल दिया एसिडिक, कोई बात नहीं, बेसिक। क्षारीय आप लोगों ने ATGC सुना होगा, ATGC, एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन। बेसिक जो प्रोटीन इसमें होती है हिस्टोन होती है, हमने इस, ठीक है, हमने इसको यहाँ करेक्ट कर लिया, बेसिक होती है अमीनो एसिड, ठीक है, हिस्टोन, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की क्लास को मुझे यहीं तक रखना चाहिए। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम से संबंधित जो और भी बातें होंगी उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर आपको यहीं पर मैं कंप्लीट करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग हमारे लेक्चर को डेली देखते होंगे, पढ़ते होंगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों, जब आप डेली पढ़ेंगे तो ही आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।